हाय, तो आप आ चुके हो रैपिड रिवीजन ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिलीव मी, 20 से 25 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद में 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे भयानक चैप्टर आपके टिप्स पे होगा, विद क्वेश्चंस, विद डीप एक्सप्लेनेशन। तो आओ शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मेरा नाम है आकाश त्यागी और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू का उदय चैनल। ठीक है, तो आइए सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं भाई। तो मजे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान से मेरी बात को फोकस करना, बड़ा मजा आएगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि 20 मिनट का सेशन बेशक हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक के चैप्टर के पहले टॉपिक की, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। भैया ये क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, साइंटिफिक नोटेशन ये मतलब कुछ रूल्स हैं जो ये कहती है कि आपके मेजरमेंट में कभी कभी गलतियां हो सकती है, इनको ठीक कैसे करना है। और अगर आपने ये नहीं किया तो हो सकता है आपकी जो आंसर होंगे न्यूमेरिकल्स के, उन पे आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखोगे भैया ये क्या हो गया मेरे साथ में, आपको इन रूल्स को फॉलो करना है पूरी केमिस्ट्री में, ऑब्वियसली फिजिक्स में भी करना है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन वहां पर भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, यहां पे रूल क्या कहता है। साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये कहता है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। मतलब जैसे यहां पे तुम देखोगे डेसिमल यहां पे है, इसको मुझे घुमा के यहां पर लाना है। तो जब भी डेसिमल को आगे जंप कराते, जितना भी जंप कराओगे उतनी 10 की पावर में लिख देना। तो आप लिख दोगे इसको 10 की पावर -4, क्योंकि 4 जंप करवाया है, और 5.67 एज इट इज आंसर लिख दिया। अच्छा, जैसे यहां पे अगर आप इस डिजिट को देखोगे तो यहां पे कहीं डेसिमल आपको दिख भी नहीं रहा है भैया। अब यहां पे क्या करेंगे, डेसिमल जब ना दिखे तो सबसे एंड में होता है, और एंड में है तो भाई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना है। मतलब इसको जंप करवाना है आपकी बार पीछे। कितना जंप करवाया भाई? 4 और 2 7 करवाया। तो जब भी पीछे जंप करवाओगे तो 10 की पावर प्लस में लिख देना 7, और लिख दो 1.23 डेसिमल को लगा दो। बिल्कुल सिंपल सा हो गया। जैसे मान लो ये वाला मेरा क्वेश्चन है, यहां पे मुझे जंप करवाना है इस वाले डिजिट में, यहां से यहां पर। तो आगे जंप करवा रहा हूं तो ध्यान दो, आगे हो जाता है माइनस, पीछे हो जाता है प्लस, उल्टा है, आगे माइनस पीछे प्लस। ठीक है, उल्टे में याद रखना अपोजिट होता है। तो आप फिर से यहां पे क्या कर रहे हो भैया, आगे लेके आ रहे हो तो 10 की पावर माइनस में कितना जंप करवाया भाई हमने जंप करवाया है 3, तो 10 की पावर -3 माइनस में 4.56। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। एक बार में खल्लास हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा भैया, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी कैलकुलेशन में कितनी जो डिजिट्स हैं वो कितनी हमारी सिग्निफिकेंट होती है, काम की होती है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है भैया। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है भैया। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जो भी जीरो होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल इज रिटन। ट्रेलिंग का मतलब है आगे वाली, नॉन जीरो डिजिट के आगे वाली सारी जीरो को माना जाएगा सिग्निफिकेंट, अगर वहां पे डेसिमल है तो। डेसिमल नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। इन अ होल नंबर विदाउट डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब एक होल नंबर जैसे कि आपका हो गया 250, 250, डेसिमल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आगे वाली जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट बोल दोगे। ठीक है, आंसर करते हैं। जैसे यहां पे देखो, पीछे वाली जीरोज नॉन जीरो डिजिट के सिग्निफिकेंट नहीं होती, आंसर आया 3। भैया ध्यान दो, अब अगर आगे वाली देखोगे तो जीरो ये वाली सिग्निफिकेंट होगी अगर डेसिमल है, और बीच वाली नॉन जीरो डिजिट के वो तो होगी। तो यहां पे चारों सिग्निफिकेंट है। यहां पे आ जाओ, डेसिमल नहीं दे रखा, इट्स अ होल नंबर। लास्ट वाला रूल लगाओगे तो केवल 2 और 3 सिग्निफिकेंट है, आगे वाला कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि कोई डेसिमल ही नहीं है। उसके बाद यहां पे आ जाओ भैया, डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया तो आपकी ये डिजिट मानी जाएंगी, जीरो मानी जाएंगी। सिग्निफिकेंट मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहां पे देखो, पीछे वाली कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन आगे वाली होगी अगर कहीं भी डेसिमल होगा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरीके से आपको बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करना है, खल्लास। ठीक है, ये रूल याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर कहीं पे कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि 25, जैसे कि कहीं पे बोल दिया कुछ मटेरियल बोल दिया, 25 बोल्स बोल दिया है ना, 25 बोल्स, आपके पास 25 बोल्स हैं, ठीक है ना। तो 25 जब भी कुछ ऐसा नंबर आएगा मटेरियलिस्टिक आएगा तो उसमें आपको बोलना है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ध्यान रखना किसी भी मटेरियलिस्टिक चीजों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राउंड ऑफ की। बहुत बार ऐसा होगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी आपको केमिस्ट्री में, राउंड ऑफ करना आना होना चाहिए। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, आंसर देख लो। कीप रिक्वायर्ड, मतलब आपसे बोलेगा कि भाई आपने इसको राउंड ऑफ कर दो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ऐसे आपसे बोलेगा क्वेश्चन। तो आपको कैसे करना है, जहां तक भी आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, मतलब पहली 3 डिजिट आपको चाहिए, उसके बाद की नहीं चाहिए। तो आपको जस्ट इस अगले वाले नंबर को देखना है, जहां से आपको रखना है उसके जस्ट अगले वाले नंबर को। अगर ये 5 से छोटा है, अगर ये 5 से छोटा है तो पीछे वाले डिजिट को एक कम कर दो, ड्रॉप इट बाय 1। और अगर ये 5 से बड़ा है तो पीछे वाले डिजिट को इंक्रीज कर दो बाय 1। जैसे कि ये 8 जो है 5 से बड़ा है, तो आपको इसको कर देना है, पीछे वाली को बड़ा +1 कर देना, तो 3.68 आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद राउंड ऑफ करना है आपको इसको कहां तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब ये वाली सिग्निफिकेंट तो मानी नहीं जाती, तो हमारे लिए मेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन है, ये वाली है, ये वाली। तो मुझे इसको यहां तक राउंड ऑफ करना है। अब मुझे इसको निकालना है ऐसे, तो ये 5 से बड़ा है तो ऐड करूंगा तो आएगा 0.0046। तो ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, हवा बना दोगे पेपर में, बस देखते रहना। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर ये वाली होगी 4 सिग्निफिकेंट, हाँ जी भैया। अब इसको 2 को हटाना है भैया, 2 को हटाओगे 5 से छोटा, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना, एज इट इज छोड़ दो, तो आगे
248.9, ये आपका हो गया बेटा राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो पहले हमने अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के तीनों टॉपिक कर लिए हैं, खल्लास। जल्दी से आगे बढ़ जाऊं अगर मजा आ गया तो, है ना? मजा आता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बेटा एपीएम लिखते रहना। तुम्हें पता है एपीएम का मतलब क्या है, अगर तुम लोग रेगुलरली अपने बडी की क्लास में आते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, आ जाओ जरा। अब बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। कुछ लॉ हैं जो हर बार कोई भी रिएक्शन होती है उसमें काम आते हैं या फिर उसमें लगते ही लगते हैं। जैसे कि पहला लॉ है हमारा कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये केवल और केवल क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता रहता है। मतलब रिएक्टेंट में जितना मास आप लोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट में देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास है 2s2 + O2 गिव्स 2s2। अब सबको पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। तो यहां पे हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल, तो इसका हो गया 32 ग्राम। अब यहां पे कैलकुलेट करोगे तो पानी का कितना हो जाएगा भाई, H2O का अगर आप सोल्व करोगे तो 2 × 1 प्लस में 16 यानी कि 1 का हो गया 18। यहां पे 2 लिखा है तो 2 × 18 कितना हो गया 36। जरा ध्यान से देखो, 4 + 32 भी 36 होते हैं, इधर भी 36 ग्राम आ रहा है। मतलब कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी रिएक्शन में आप देखोगे, किसी भी बैलेंस रिएक्शन में मास आपको हमेशा दोनों साइड सेम मिलेगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो भैया, अगला रूल क्या आता है? अगला आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। आपके पास पानी है, पानी हमेशा H2O ही होता है। भैया पानी तो H2O2 होता है। अरे मेरे लाल, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, वो H2O की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। पानी हमेशा H2O होगा। ठीक है, तो पानी किसी भी सोर्स से आ रहा हो, झरने से निकल रहा हो, आपने फ्लश करके आया हो, कहीं से भी पानी आया हो, अगर पानी का एक मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें हमेशा आपको H2O मिलेगा। अब यहां पे अगर आप H और O का रेशो निकालोगे तो कितना आएगा? तो 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 × 1 और 1 ऑक्सीजन है मतलब 16। मैं मोलर मास की बात कर रहा हूं, तो 2:16। हमेशा आपको 1:8 ही देखने को मिलेगा, हमेशा। ये कभी भी रेशो चेंज नहीं होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चाहे आपके पानी का सोर्स कुछ भी हो सकता है। सही बात है भैया, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। अगला आता है भाई साहब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब है? When two elements combine to form more than one compound, मान लो 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं कभी कुछ बनाते हैं। जैसे कि अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो कभी CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी CO2 बनेगा। अगर मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहे हैं देन उसके बाद देखना द masses of one element that combine with a fixed mass of other element। यहां पे देखो किन दोनों रिएक्शन में किस रिएक्टेंट का मास फिक्स्ड है। भैया ऑक्सीजन का ऊपर भी 32 है, नीचे भी 32 है। ये मैंने मोलर मास लिखे हुए, सबको याद है। नहीं भी याद है तो आपको क्वेश्चन में लिख के आता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो इनका तो फिक्स है। अब दूसरे वाले का देखो, इसका जो भी मास आपको दोनों रिएक्शन में दिखेगा, इसका अगर आप रेशो निकालोगे तो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। तो आपने कार्बन 1 का और कार्बन 2 का रेशो निकाला इन दोनों रिएक्शन में, तो आपका आया 2 × 12 रेशो 12, काटोगे तो आएगा 2:1। ये हमेशा फिक्स्ड होल नंबर रेशो आएगा। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगला लॉ आते हैं गेल-ल्यूसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये क्या होता है भैया? ये कहता है कि अगर आपकी रिएक्शन में जितनी भी आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिए हैं वो सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप मोल्स की जगह नॉर्मली क्या होता है, मान लो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूंगा तो इसको बोलूंगा मैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस से, बना रहे हैं 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन गेल-ल्यूसेक लॉ कहता है कि अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास तो आप उनको वॉल्यूम की फॉर्म में लिख सकते हो। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 2 वॉल्यूम ऑफ स्टीम वेपर बन रहा होगा, तो आप इनको वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसा कहता है गेल-ल्यूसेक लॉ। अब आते हैं एवोगैड्रो लॉ पे। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ली है किसी भी गैस की तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक सर्टेन अमाउंट लिया है ऑक्सीजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आपने सबके लेट सपोज 1 मोल 1 मोल 1 मोल ले लिए, सबका सेम अमाउंट ले लिया, सबके 1 मोल 1 मोल 1 मोल ले लिए, तो सबके अंदर सेम वॉल्यूम मिलेगी। मतलब इक्वल वॉल्यूम पे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या सभी को बातें क्लियर हैं? ये हो गया एवोगैड्रो लॉ, ये हो गया आपका गेल-ल्यूसेक लॉ। पांचों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं कंप्लीट। चलिए जी आगे बढ़िए। अब बात करते हैं भाई एटॉमिक मास क्या होता है, 1 AMU क्या होता है। बहुत ही आसान है लेकिन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन ध्यान से देखना बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो सपोज करो मुझे किसी भी एटम का इस धरती पे मास निकालना, लेकिन मेरे पास कोई मशीन नहीं, तो कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस क्या होता है? मतलब मेरे पास ना एक कार्बन है, मैं इस पूरे कार्बन के 12 हिस्से अगर कर दूं तो ऐसे करके 12 हिस्से होंगे। तो अगर मैं इसके 12 हिस्से कर रहा हूं तो एक हिस्से का मास कितना होगा? एक हिस्से का मास होगा 1/12। एक एटम का कार्बन का जो भी मास होगा, है ना, मास ऑफ 1 कार्बन एटम का 1/12 इस एक छोटे हिस्से का पार्ट होगा। जब भी मुझे किसी भी एटम का मास निकालना होता है तो मैं ये देख लेता हूं कि वो इस वाले छोटे हिस्से से कितना भारी है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी एटम का मास निकालना है तो मैं ये देखूंगा कि वो कितना भारी है इस वाले पार्ट से, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से, और इसी को 1 AMU बोल दिया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास
मल्टीप्लाई बाय 1 AMU और 1 AMU के कंपैरिजन में कितना भारी है वो मुझे यहाँ पे नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक तराजू लिया, एक तरफ सोडियम एटम रख दिया, एक तरफ रख दिया छोटे से वाला पार्ट 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। आपने देखा भाई कौन कितना भारी है, तो सोडियम इस वाले से 23 टाइम्स हैवी आया था। मतलब आप रख दोगे यहाँ पे 23 और आप बोलोगे कि भाई सोडियम जो है ना वो 23 टाइम्स हैवी है इस 1/12 इस छोटे से पार्ट से जिसे हमने 1 AMU बोला है, और इसलिए सोडियम के एक एटम का मास माना जाता है 23 AMU। आपसे कोई पूछे मैग्नीशियम का 24 AMU कैसे आया, कि भैया हमने जब नापा तो 24 टाइम्स हैवी था मैग्नीशियम अपने इस 1 AMU से, यानी कि इस छोटे वाले पार्ट से, इसलिए इसका आंसर है भैया 24 AMU। ऐसे ही ऑक्सीजन आता है भैया 16 AMU। तो सिंपल, व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास है फिर व्हाट इज मास ऑफ एन एटम? मास ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज कि कोई भी एटम कितना हैवी है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स है, जिसे हम 1 AMU भी बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा लेकिन भैया कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एक एटम तो होता ही नहीं है, वो तो आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के देखो 3-3 आइसोटॉप्स हैं भैया, इसमें आप कैसे देखोगे कभी कितना हैवी है, या तो तीनों अलग अलग हैवी आ रहे हैं, तो कैसे करोगे? ऐसे में निकालते हैं एवरेज मास उस एटम का। कैसे? ध्यान से देख लो, सपोज करो मेरे पास एक ढेर है हाइड्रोजन का, जहां पे 99.985 ऐसे एटम है जिनका वजन है 1, 0.015 एटम ऐसे जिनका वजन है 2, और बहुत नेग्लिजिबल 0.0001 ऐसे हैं जिनका जो है वजन है 3। भैया ऐसे में कैसे निकालोगे कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास? तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, एवरेज निकाल देना है इनका, है ना। जैसे एक का आया 1, भाई ये 1 हैवी था, ये 2 हैवी था, ये 3 हैवी था, तो इन सबका एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल मास अपॉन में नंबर ऑफ एटम। टोटल मास कैसे निकालोगे? इतने एटम्स का मास है 1, तो ये आ गया इनका वजन। इतने एटम्स का मास है आपका 2, तो देखो इनका वजन। ये वाला नेग्लिजिबल है, ट्रेसेस में पाया जाता है, छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने छोड़ ही दिया ऑलमोस्ट। अदरवाइज आप लिख सकते हो 3 × 0.0001 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। इन सबको टोटल करोगे आपका ऑलमोस्ट 100 आएगा, 100 से डिवाइड करोगे भैया तो एवरेज, या फिर आप बोलोगे जो एटॉमिक मास आएगा किसी भी हाइड्रोजन एटम का कि वो कितना हैवी है इस वाले पार्ट से, वो आएगा ये। और ये कैसे निकला है? एवरेज निकला है। आइसोटॉप के केस में फॉर्मूले में होता है भैया एवरेज। सिंपल था, बहुत सरल था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है गाइस हमारा परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? मान के चलो तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड है, लेट्स सपोज मैं कुछ भी मान लूं, मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, लेट्स सपोज, तो कैल्शियम ऑक्साइड के इस पूरे में कैल्शियम का कितना हिस्सा है, ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है, उसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है ना, द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। निकालने का तरीका क्या है? किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो उसका मोलर मास ऊपर रखो, टोटल का मोलर मास नीचे रखो, और फिर मल्टीप्लाई कर दो बेटा 100 से। किससे कर दो? मल्टीप्लाई 100 से। एक तरीका बताऊं, ध्यान से देखना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एसिटिक एसिड। ये मेरा एसिटिक एसिड है, सबके एटॉमिक मास मुझे दे रखे, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले पूरे एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल लो, गिवन वैल्यू से निकाल लिया, कितना है भैया? 60 आया। अब कितने कार्बन है इसमें भैया? 2 कार्बन है, तो कार्बन का कितना मास हो गया पूरे CH3COH में? 2 × 12 यानी कि 24। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकालो, कितना हाइड्रोजन है? 3 और 1 4 है, तो 4 × 1 4 ग्राम आ गया। ऐसे ऑक्सीजन का निकालो, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 इतना आ गया। ठीक है, अब मुझे कार्बन की परसेंटेज निकालनी, तो कार्बन कितना है भाई? टोटल 24 ग्राम ऊपर, टोटल कितना था एसिटिक एसिड? 60 ग्राम नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100 40% आ गया। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकालोगे तो हाइड्रोजन कितना है? 4 ऊपर, टोटल कितना है? 60 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा 6.67% आ गया। ऐसे किसी भी एटम का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भैया ये क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल सच्चे वाला जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे रियलिटी में, मतलब रियलिटी में ग्लूकोज जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। लेकिन अगर आप इसके एटम्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो, किस छोटे नंबर से तीनों कट रहे हैं भैया? 6 6 1 जा 6 2 6 1 जा, तो जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे तो भैया वो कहलाती है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाती है? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का फॉर्मूला, उसे कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। भैया दोनों को निकालेंगे कैसे? आओ निकालना सिखाता हूं तुम्हें। किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज देंगे, उस एलिमेंट का आपको सबका परसेंटेज दे रखा होगा, ये दे रखा है। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेंगे, बहुत सिंपल है। पूरे कंपाउंड को 100 ग्राम मान लो, तो 100 ग्राम मान लोगे तो 100 ग्राम का 40% मतलब 40 ग्राम, कार्बन का 40 ग्राम आ गया, हाइड्रोजन का 6.7 ग्राम आ गया, और ऑक्सीजन का 53.3 ग्राम आ गया। अब भैया कैसे करें? सबके मोल्स निकालो। भैया सबके मोल्स कैसे निकालते हैं? भैया मोल्स का फॉर्मूला होता है N = W अपॉन M, सबको पता है, मास अपॉन में मोलर मास। तो आपने रख दिया यहां पे, क्या रख दिया? 40 अपॉन में 12, 6.7 अपॉन में 1, 53.3 अपॉन में 16। तो सबके मोल्स आपके पास में आ गए। अब मोल्स आपके पास में आ गए, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशो। तो जो भी इनमें सबसे छोटा है उसको उससे तीनों को डिवाइड कर दो। तो इन तीनों में 3.33 सबसे छोटा है, तो सबको 3.33 से जब डिवाइड करोगे तो पहले वाले का तो कट के 1 आ जाएगा, दूसरे वाला समथिंग अराउंड 2 कटेगा, और तीसरे वाला का भी कट के 1 आ जाएगा। तो यही आपका बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका हुआ।
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको एक काम करना है, देखो जिस भी क्वेश्चन में आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा होगा वहां पे आपको मोलर मास जरूर दे रखा होगा, ऐसे यहाँ पे 180 दे रखा है। कैसे करोगे, देखो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, आपका CH2O आया है यहाँ पे, है ना। तो आप एक काम करो, इंपेरिकल फॉर्मूला से आप इंपेरिकल मास निकालो। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं भाई, एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो आया 30, ठीक है। अब एक काम करो, जो इंपेरिकल मास है और जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल से डिवाइड करो, एक नंबर आएगा जिसे हम कहते हैं भैया n, ठीक है। अब जो भी ये नंबर आया है उसी को मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला में। तो जैसे आप CH2O में 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो C6 हो जाएगा, H6 12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। यही तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। जल्दी से बैक करके एक बार दोबारा देख लो, बहुत तगड़े लेवल पे तुम्हारा इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट डन हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आता है गाइस हमारा अगला कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स। भैया नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या होते हैं? A mole is the amount of substance that contains as many entities as there are in exactly 12 ग्राम of carbon 12 atoms। पता है ना, कार्बन 12 एटम्स मतलब कार्बन के 12 ग्राम अगर आप ढेर लोगे कार्बन का, उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। मतलब ये एक नंबर है, 1 मोल का हमेशा इक्वल होता है 6.022 10 to the 23। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं ना, ऐसी मोल एक क्वांटिटी है, एक मोल में होते हैं 6.022 10 to the power 23। मतलब जैसे गली में भैया आते हैं ना, 40 रुपए के दर्जन केले ले लो, दर्जन, तो दर्जन क्या है, क्वांटिटी है 12। तो ऐसे में चिल्लाऊंगा 1 मोल पेन ले लो, 1 मोल पेंसिल ले लो, तो मैं बेच रहा हूं 6.022 10 to the power 23 पेन पेंसिल। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, W अपॉन m। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 10 to the power 23। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अब कुछ क्वेश्चन ध्यान से देखना। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो सबको पता है CO2 का मोलर मास कैसे निकालते हैं भैया, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। आपको इनके मोलर मास याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको देता है, हमेशा ध्यान रखना। तो आपका 12 हो जाएगा, या आपका 2 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 44, ठीक है। तो मोलर मास आपके पास है, गिवन मास ये दे रखा, तो गिवन भी इतना ही है, मोलर भी इतना ही, आंसर आ गया 1 मोल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मोलर मास ऑफ H2 आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई, इसका आपको गिवन मास कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम दिया हुआ है, आप इसका मोलर मास निकालोगे 18 आएगा, 18 से डिवाइड करोगे 0.5 मोल आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? दूसरे फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जहां पे आपको इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं CO2 के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर लिखने हैं, एवोगैड्रो नंबर नीचे लिखना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके ऊपर आ गए, एवोगैड्रो नंबर आपका नीचे आ गया, आपने डिवाइड किया बेटा, आंसर आपका बना गया। सही बात है, आगे बढ़ो। अब की बार आपको फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर लिखने हैं। देखो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने ऊपर लिखे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 0.5 मोल्स। तो इन दो फॉर्मूले पे आपको मोल्स के क्वेश्चन आते हैं, एंड मुझे लगता है कि अब तुम लोग कर लोगे, है ना। दो फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ गए हैं। चलो अब एक मजे की बात देखो, कंडीशन होती है एसटीपी। गेलियोसेक लो ने बोला था कि आप जब भी किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखोगे तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, है ना, इक्वल वॉल्यूम होती है। तो उसमें एक रिलेशन होता है, उसे कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे कोई भी एक मोल जो आइडियल गैस होगी, कोई भी गैस होगी, वो इतना लीटर वॉल्यूम कंटेन करेगी। ये पहले 22.4 था, लेकिन अब रिसेंट स्टडीज में इसको 22.7 कर दिया है 4 की जगह। तो बहुत सारी बुक 4 यूज करते हैं, बहुत सारी बुक 7 यूज करते हैं, मैं प्रेफर करूंगा 7, लेकिन यहां पे सब मैंने 4 लिया क्योंकि बुक में भी 4 दिया हुआ है कोई में। तो अच्छा ठीक है भैया, अगर एक मोल में बेटा 22.7 लीटर होते हैं तो n मोल में टोटल वॉल्यूम हो जाएगी n मल्टीप्लाई 22.7। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा n मल्टीप्लाई 22.7, टोटल वॉल्यूम निकालने का। वहां से एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स और निकालने का, वॉल्यूम अपॉन में 22.4 या फिर 22.7, जो भी तुम्हें यूज करना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम occupied by 2 moles of oxygen at STP। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई 22.4, तो आपने लिख दिया n इतना, 22.4 है फिर साथ, आपका इतना आंसर आ जाएगा। जैसे कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 67.2 लीटर ऑफ N2। मोल्स निकालने हैं तो बेटा इसी फॉर्मूले में आपको मोल्स निकालने, वॉल्यूम की वैल्यू इतनी है 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4, आपका आंसर आ गया 3 मोल्स। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपको इस पे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, जल्दी से मुझे अभी रुक के कमेंट सेक्शन में आंसर करो अगर तुम्हें समझ में आ गया है। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो हिंट दे रहा हूं, फॉर्मूला वो लगेगा V इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 22.7 या फिर 22.4, जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको बेटा ये आपको वॉल्यूम दे रखी है और आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अभी आंसर बताओ तो अभी आगे बढ़ना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है गाइस हमारा स्टोइशियोमेट्री। ये क्या होता है गाइस? स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? देखो स्टोइशियोमेट्री क्या होती है? इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब देखो ध्यान से, मान लो तुम्हारे पास कोई भी बैलेंस रिएक्शन है, अपनी बैलेंस रिएक्शन है, इस पे लिखा है 1 मोल जब भी होंगे 3 मोल से रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स बनाएंगे। ये रिलेशनशिप हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती। ध्यान से इसको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं स्टोइशियोमेट्री। अब इसका यूज कैसे करना है वो देख लो। तो सपोज करो तुमसे क्वेश्चन ने बोला कि भाई मेरे पास नाइट्रोजन के अगर 5 मोल होंगे तो बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। तो आपको ये देखना है कि यार 1 मोल पे अगर 2 बनते तो 5 पे कितने बनेंगे। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सिंपल सा तरीका है। आप 1 को 5 कैसे बना सकते हो भैया? 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो भी आप यहां पे कर रहे हो वही आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 10 मोल्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे और ये आपको हमेशा दोनों साइड करना होता है, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है हमेशा फिक्स रहनी होती है। अच्छा भैया, आपसे बोल दिया कि अगर हमने इसको 5 मोल किया तो बताओ इसका कितना अमाउंट बनेगा। भैया अब ये कैसे बताएंगे? तो देखो 5 मोल करोगे तो फिर भी बनेंगे तो 10 मोल ही। अब आपको पता है n इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है W अपॉन में m। तो W का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके कितना आएंगे? 5 मोल पे 10 ही मोल आएंगे। और मोलर मास कितना होता है बेटा NH3 का? तो NH3 का मोलर मास कैसे निकालोगे? n प्लस में 3h करोगे तो हो जाएगा 14 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 17। यहां पे 17 से मल्टीप्लाई तो W की वैल्यू आ जाएगी 170 ग्राम। तो आपका दूसरा आंसर आ गया कितना? 170 ग्राम। अगली बार आपसे पूछ लिया कि अगर मेरे पास 5 मोल है नाइट्रोजन के तो बताओ अब की बार लीटर में वॉल्यूम कितनी होगी। अब यहां क्या करोगे भाई? 5 मोल पे फिर से आपका आंसर तो 10 मोल ही आएगा, क्योंकि आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल्स तो आपके हमेशा 10 ही मोल आएंगे 5 मोल पे। समझ रहे हो बात को? भाई आपने 5 के मल्टीप्लाई पे 5 इसमें भी करोगे तो हर बार आपको मोल्स में करना है। और फिर आपको मोल्स में पूछा होगा तो मोल्स में बताना है, अमाउंट में पूछा होगा तो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करना, लीटर में पूछा होगा तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। एक हमारे पास फॉर्मूला था V इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई 22.4 या फिर 22.7, सबको पता है। अब वॉल्यूम मुझे बतानी है, मोल्स मेरे 10 मोल आए हैं, मल्टीप्लाई बाय 22.4 करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 224 लीटर। ये आपका बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी कुछ बोलेगा आपको मोल्स निकालने उसको बाद में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका बेटा स्टोइशियोमेट्री काम करता है। अगला कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? एक एग्जांपल तुम्हें दूंगा। मान लो अब की बार तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है बैलेंस, यहां पे तुम्हें 2 चीजों की वैल्यू गिवन दे रखी है रिएक्टेंट में, तुमसे बोला है कि बताओ क्या बनेगा और कितना बनेगा। तो कैसे बताओगे? अब आपके दिमाग में आएगा भैया देखो स्टोइशियोमेट्री कह रही है कि इसका 1 मोल जब होगा, इसके 3 मोल जब होंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे। हां जी भैया। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं 10 मोल पे कितने, तो 1 पे 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 पे 20 आना चाहिए आंसर, एक का आंसर 20 आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो भाई 3 पे 2 हैं तो 40 पे तो भाई कम हो जाने चाहिए, वो 20 आंसर तो नहीं आ रहा। मतलब जब दोनों वैल्यू गिवन होती है तो 2 अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो गलती कहां हो रही है? आओ गलती दिखाता हूं कहां हो रही है। देखो गलती कहां हो रही है। गलती तुम्हारी यहां हो रही है कि आप ध्यान से देखो, इसके 1 मोल पे इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं। मतलब जब इसके 10 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 30 मोल रिएक्ट करेंगे। इसके 10 मोल पे इसके 30 मोल रिएक्ट करेंगे। अब इस वाले टाइम पे इसके 10 मोल तो फिनिश हो गए हैं, लेकिन इसके अभी भी 10 मोल बाकी हैं। बात समझ रहे हो? मतलब उसने तुमसे बहुत दिन तक प्यार किया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ उसका प्यार खत्म हो गया, तुम्हारा अभी भी एक तरफा चल रहा है। क्या कुछ फायदा होगा? कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? होगा तो यही ना। तो एक टाइम पे अगर 2 चीजों में से एक कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, क्या हो जाए? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और बेटा दूसरी बच जाए एक्सिस में, तो इस कंप्लीटली कंज्यूम वाले को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस वाले को कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। ध्यान रखना। अब यहां पे आंसर 2 अलग अलग क्यों आ रहे हैं? तो उनमें से कौन सा सही है? एक्सिस रिएजेंट की जो 40 मोल थी ये सही वैल्यू नहीं थी, क्योंकि कुछ तो इसमें से अनरिएक्टेड है जो रिएक्ट कर ही नहीं पा रहा क्योंकि नाइट्रोजन खत्म हो गया है। मतलब एक्सिस वाली वैल्यू हमेशा ब्लफ होती है, छलावा होती है, गलत हो सकती है, तो इसको कभी भी स्टोइशियोमेट्री में यूज नहीं करते। आप लिमिटिंग वाली वैल्यू से जो आंसर निकालोगे वही आपका सही माना जाएगा। मतलब इसके 10 मोल पे 1 मोल पे अगर 2 मोल हो तो 10 पे आपका 20 इसका सही आंसर माना जाएगा। इसका आंसर क्या माना जाएगा? 20 आंसर सही माना जाएगा इस क्वेश्चन में। आई होप के सभी को समझ में आया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट एक्सिस रिएजेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग होता है जो कंज्यूम हो जाता है और ये वो होता है जो बेटा क्या होता है? लेफ्ट यानी कि बच जाता है। कोई ट्रिक है लिमिटिंग और एक्सिस को पहचानने की किसी भी क्वेश्चन में? तो सिंपल सी ट्रिक है, नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर रखो जिसकी भी आप बात कर रहे हो, जिस भी रिएक्टेंट की, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे रखो, देखो कि इनमें से किसकी वैल्यू छोटी है दोनों में से। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं आऊं, मैं यहां पे देखूं कि 10 मोल दे रखे थे नाइट्रोजन के, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद यहां पे 40 मोल दे रखे थे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बेटा इसको कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कुछ भी नहीं तो 1 है और अदरवाइज 3 है, तो 3 है। बेटा छोटी वैल्यू किसकी आएगी भैया? ऐसे काटोगे तो समथिंग अराउंड आपका आ जाएगा 3 कितने का चलेगा? 3 1 जा 13 पॉइंट समथिंग चलेगा, तो छोटा ही आएगा। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपका एक्सिस है।
इसी तरीके से देखो मेरा ये भी लिमिटिंग ही आया था। बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में #APM करके बताओ इस वाले क्वेश्चन में कौन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। जल्दी से बताओ तो अभी आगे बढ़ना, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है भाई? किसी भी सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है? जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को कंपेयर करते हैं और किसी भी सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं उसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। पहली आती है मास बाय मास परसेंटेज। इसमें क्या करना है आपको? सॉल्यूट का मास ऊपर रखना है, सॉल्यूशन का मास नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो NaCl यानी कि सॉल्यूट का 10 ग्राम ऊपर आया। टोटल सॉल्यूशन का मास कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन होता है सब कुछ मिला के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जिसको मिलाया। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें मिलाया। तो 90 प्लस 10 करोगे बेटा 100, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100, 10% इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन देखो 10 ग्राम NaCl को मिलाया है वाटर में जिससे कि 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बन चुका है, तो पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो गई 100 और आपका सॉल्यूट हो गया 10, मल्टीप्लाई बाय 100 सोल्व करा तो 10% आपका आंसर आ गया। अगला देखो, अगला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखना है, तो 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल रखना है आपको ऊपर क्योंकि सॉल्यूट है, और आपको सॉल्यूशन दे रखा है बेटा 100 मिलीलीटर। तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे गड़बड़ नहीं आ गया? क्या कर दिया? कैलकुलेट V बाय V परसेंटेज करना है आपको, तो यहाँ पे नीचे आएगा बेटा, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? तो 10 ऊपर आपका सॉल्यूट का, टोटल वॉल्यूम का, नीचे मल्टीप्लाई 100, आपका 10% यहां पर भी आंसर आ चुका है। अगली आती है बेटा पार्ट्स पर मिलियन। जब भी आपके केस में ऐसा होगा कि सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा छोटी है, मिलियन टाइम छोटी है सॉल्वेंट से, तो आपको पीपीएम लगाना है। मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, क्योंकि मिलियन टाइम्स का फर्क आ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई ना करके बार 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 1 मिलीग्राम सब्सटेंस को डिसॉल्व किया है 1 लीटर ऑफ वाटर में, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम। अब 1 मिलीग्राम का मतलब है बेटा, 1 मिलीग्राम का मतलब है 1 mg होते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 ग्राम, यानी कि 0.01 ग्राम, बहुत छोटा है। और 1 लीटर ऑफ पानी का मतलब डेंसिटी पानी की 1 होती है, तो करीब और करीब 1000 ग्राम होता है, तो भैया तो बहुत छोटा है, तो कैसे निकलेंगे पीपीएम में बेटा? अच्छा एक सेकंड, 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 होता है, यहां पे 0.001 आएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया बेटा आपका कितना? 0.001 ऊपर, और आपका नीचे हो गया बेटा 1,000 यानी कि 1000 ग्राम। अब आप बोलोगे भैया नीचे तो सॉल्यूशन का लिखना है, मतलब आपको दोनों को प्लस करना चाहिए बेटा। इसको इसमें प्लस करोगे ना, 1000 में इसको प्लस करोगे फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, तो नेगलेक्ट कर देते हैं उसको, है ना? तो मल्टीप्लाई किया 10⁻6 से +6 से, तो देखो यहां से हटाओगे तो 10 की पावर 3 एक और आएगी, 3 और 3 से 6 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 ppm इज द फाइनल आंसर। अगला होता है भैया हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, उसे बेटा मोलैरिटी कहते हैं। मतलब ऊपर सॉल्यूट के मोल्स आएंगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगी। एग्जांपल 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3 को डिसॉल्व किया है 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो इतने आपके सॉल्यूट के मोल्स हो गए, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 500 मिलीलीटर दे रखी थी, हमेशा ये लीटर में ही होनी चाहिए, ध्यान रखना है। तो 1000 से इसको हमने डिवाइड किया जिससे कि लीटर में आ गई। अब हमने फॉर्मूला लगाया बेटा, आपका आंसर आ गया 1 मोलर, ठीक है? अगला देख लो, मोलैलिटी भैया स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसको। यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होंगे और सॉल्वेंट का मास होगा जो कि हमेशा केजी में होना चाहिए। एग्जांपल इतना यूरिया आपका, इतने मोल्स दे रखे हैं, 2 kg ऑफ द वाटर में इसको मिलाया हमने, कैलकुलेट मोलैलिटी। आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो 0.4 ऊपर 2 kg नीचे, आपका आंसर आ गया बेटा 0.2 मोलैलिटी, ठीक है? अगली और आखिरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है बेटा मोल फ्रैक्शन। यहां पर किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक कंपोनेंट के मोल्स ऊपर, टोटल कंपोनेंट के मोल्स नीचे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको सोल्यूट का है ना, सोल्यूट को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां पे मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे बी आएगा, और सॉल्वेंट को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, तो बेटा इस तरीके से आएगा। तो सोल्यूट के अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो एनबी ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। अगर सॉल्वेंट की तो Na ऊपर, टोटल मोल्स नीचे। किसी का भी आप निकाल सकते हो बेटा, क्या यहां पे मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना काई ए और काई बी हो जाएगा आपका, और इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना? इन दोनों का सम हमेशा 1 होगा। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 18 मोल्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो ग्लूकोज की निकालोगे तो ग्लूकोज के मोल्स ऊपर होंगे और टोटल के नीचे होंगे। टोटल कैसे निकालोगे? 18 + 2 करके, तो आंसर ये आएगा। अब आपको वाटर का निकालना है तो वाटर के मोल्स ऊपर, टोटल के नीचे, तो आपका इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकालते हो बेटा मोल फ्रैक्शन। आपकी लास्ट थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन इतने मोलिक्यूल्स ऑफ H2। तो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर सॉल्व करेंगे, तो 1.200044 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24, आप इसको डिवाइड करोगे 6.022 10 टू द पावर 23 से। अच्छा जी, इससे काटोगे तो 10 बचेगा, इससे काटोगे तो 2 आएगा, तो 2 × 10 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 मोल्स आएगा भाई, ये तो आंसर है ना।
तो अच्छा 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 एक सेकंड रुक जाओ जरा। ये यहां पे डिवाइड करके आएगा 0.2, क्योंकि 1.2 है, नीचे 6 है, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 0.2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 2 मोल्स। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो इनका आंसर लिखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट चैप्टर का रैपिड रिवीजन भी आ जाएगा। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। ठीक है, बाय।